नमस्कार दोस्तों, भाषा IQ एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे गुणात्मक उपकरण या क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ये क्या होता है, आइए हम इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको समझाते हैं। ओके, इससे पहले अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज वीडियो को चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सब कुछ अवेलेबल रहता है आपके लिए। ओके, हर एक की पॉइंट वहां पर आपको मिल जाएगा। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए, गुणात्मक उपकरण जिसको कहा जाता है क्वालिटेटिव, यहां पर TI एक्स्ट्रा हो गया है, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, मौद्रिक नीति ये क्या, पहले तो एक शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको समझा देता हूं गुणात्मक उपकरण। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था मात्रात्मक उपकरण के बारे में। ओके, अब जो मात्रात्मक उपकरण था वो समग्र रूप से यानी कि पूरे भारत पर उसका असर देखा जाता था, है ना, लागू करवाया जाता था। उसके जरिए मुद्रा पर कंट्रोल किया जा रहा था, तरलता पर कंट्रोल किया जा रहा था। लेकिन जो गुणात्मक उपकरण होता है ये किसी स्थान विशेष से संबंधित होता है, क्षेत्र विशेष से संबंधित होता है। ओके, वहां पर मुद्रा की पूर्ति और जो कमी होती है उस पर गौर फरमाया जाता है, उस पर कंट्रोल किया जा रहा होता है। ये कहलाता है गुणात्मक उपकरण। अब चलिए इसके बारे में हम समझाते हैं आपको। मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरण साख के प्रवाह को, यानी जो ब्याज होता है उसके प्रवाह को आर्थिक क्रिया के निर्दिष्ट या विशेष क्षेत्र में बढ़ाने या घटाने से केंद्रित होता है। इतने भारी भरकम वर्ड पे ना जाइए, सिंपल समझिए। जहां जरूरी रहता है, जहां लग रहा है महंगाई बढ़ रही है जिस क्षेत्र में, वहां पर कंट्रोल कर लो किसी तरह, या कहीं पर मंदी आ रही है तो वहां पर कंट्रोल कर लो। तो ये चीज होता है, एक स्थान विशेष पर इसमें ध्यान दिया जा रहा होता है। यह उपकरण साख को किसी विशेष उपयोग में दिशा प्रदान करते हैं। ओके, और साथ ही गुणात्मक उपकरण में किसी विशेष क्षेत्र में मुद्रा की पूर्ति व कमी पर ध्यान दिया जाता है। यह ज्यादा प्रभावपूर्ण होता है। अच्छा ये बताइए, 500 बच्चों की क्लासेस हैं, क्या हर बच्चे पर नजर रखी जा सकती है टीचर के द्वारा? नहीं रखी जा सकती है ना। तो वो होता है, समझ लीजिए, मात्रात्मक उपकरण। वो ज्यादा प्रभावपूर्ण नहीं दिखेगा। लेकिन अगर वहीं पर 10 बच्चे भी पढ़ रहे होंगे या 1-2 भी बच्चे पढ़ रहे होंगे तो टीचर की नजर सब पे बराबर पड़ी रहेगी। कौन बेकार है, कौन अच्छा है, सबको अच्छे से बराबर से तवज्जो दिया जा रहा होता है और उनका जल्दी विकास हो रहा होता है। तो एक प्रकार से गुणात्मक उपकरण ज्यादा प्रभावशाली होता है उस क्षेत्र में। समझ गए ये चीज? वही चीज यहां पर भी मेंशन किया गया है मात्रात्मक उपकरण के बारे में। चलिए अब इसके कुछ बिंदुओं को समझते हैं, जैसे कि चयनात्मक साख नियंत्रण। ये क्या होता है, नाम से चाहिए अपने आप समझ जाए। चयनात्मक यानी कि सेलेक्टिव चीजों पर बात कर रहा है। ओके, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल की बात यहां पर की जा रही है। अब वो कैसे, यानी कि जहां जरूरी हो वहां पर क्रेडिट को, साख को, ऋण को कंट्रोल में ले आओ। ओके, ताकि तरलता या मुद्रा के जो ऊपर चढ़ी है या जो नीचे गिरी है उसको बैलेंस में लाया जा सके। सबका एक काम, इकोनॉमी को व्यवस्थित रखना है, तराजू की तरह उसको एक ही तरह मतलब कि बैलेंस बनाए रखना है। वही सेम चीज हर एक पहलुओं का होता है। अब चयनात्मक साख नियंत्रण से तात्पर्य अर्थव्यवस्था के कुछ चयनात्मक क्षेत्रों से ओके संबंधित केंद्रीय बैंकों की एक भेद मूलक नीति होती है। भेद मूलक क्यों कहेंगे? जैसा कि अगर आप पॉलिटी पढ़ेंगे, वैसे तो मूल अधिकार सबके लिए समान होता है, लेकिन आप देखेंगे एक चीज, वहां पर महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए या जो अनुसूचित जनजाति होते हैं, जाति होते हैं, उनके लिए एक अलग आरक्षण की बात की गई है। तो सेम वही चीज अर्थव्यवस्था में भी चल रही होती है। जहां लगता है कि किसी क्षेत्र विशेष की स्थिति बिगड़ रही है तो वहां पर एक भेद मूलक टाइप का लगेगा कि सबके साथ अलग व्यवहार किया जा रहा है, उस पर कुछ ज्यादा ही कंट्रोल किया जा रहा है। तो ओके, तो भेद मूलक नीति कहा गया इसीलिए इसको। इसके अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों के स्तर को बढ़ावा देने के लिए, प्राथमिक क्षेत्र कृषि उर्सी पर भी बात कर रहा है, आर्थिक गतिविधियों के स्तर को बढ़ावा देने के लिए साख के प्रवाह को प्रोत्साहित किया जाता है, यानी कि कृषि के क्षेत्र पर भी ध्यान दिलवाया जाता है।
ओके, ताकि अधिक से अधिक विकास किया जा सके। ध्यान रहेगा ये चीज। नेक्स्ट है सीमांत आवश्यकता। ये क्या होता है, चलिए इसके बारे में समझते हैं। इसको सिंपल समझ लीजिए, एकदम आसान होता है। कभी एक फार्मूला देखिए, जैसे कि होता है सीमांत आवश्यकता बराबर होता है गिरवी रखी गई संपत्ति में से दिया गया ऋण। यानी कि अगर आप कहीं गए, अपनी संपत्ति, अपने घर बार खेत खलिहान का कागजात लेकर गए बैंक के पास, बैंक ने उसको एक्सेप्ट कर लिया जांच पड़ताल के बाद। अब इन कागजों की कीमत है मान लीजिए 10 लाख रुपए है। ओके, 10 लाख। तो बैंक इसके बलदी आपको केवल दे रहा है 8 लाख। तो यही कहलाता है इनके बीच का ये जो अंतर होता है, जो 2 लाख वो अपने पास रख रहा है एज ए सिक्योरिटी के रूप में, और साथ ही साथ उनका वो तो रख ही रहा है, और 2 लाख जो काट रहा है, तो वही कहलाता है सीमांत आवश्यकता, मार्जिन रिक्वायरमेंट कहलाता है। ओके, यानी कि गिरवी रखी गई संपत्ति में से दिया गया ऋण। अब समझ गए ये चीज अच्छे से। भारतीय रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था के जिस क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को बढ़ाना चाह रहा होता है, वहां सीमांत आवश्यकता अर्थात ऋण मार्जिन घटा देता है। अब देखिए, जहां पर हमारा रिजर्व बैंक ये सोचता है कि फला जगह पर जो है रुपया कम होता जा रहा है, वहां पर किसी तरह सबके जेब में रुपया पहुंचाना है। सिंपल वर्ड में समझिए, सबके जेब में रुपया पहुंचाना है, ऐसा आरबीआई सोच रहा है। फिर वो क्या करेगा, बैंक से कह देगा कि भैया लोगों, आप एक काम करो, ऋण मार्जिन को कम कर दो। अगर कोई अपना पत्र कागजात लेकर आपके पास आता है और उसकी कीमत 10 लाख है, तो प्लीज आप उनको 5.5 लाख रुपए दे देना। ओके, बाकी भले थोड़ा बहुत अपने पास रखना, लेकिन इतना रुपए तो उनको दे ही देना। ओके, इससे क्या होगा, उनके अपने जो कागजात का है अधिक से अधिक मूल्य मिल रहा होगा, अपनी जो संपत्ति है उसका अधिक से अधिक मूल्य मिलेगा, तो वो उसको विकास के कार्यों में निवेश कर रहे होंगे, या कहीं रोजगार के नए तलाश में उसको इस्तेमाल कर रहे होंगे, या उनकी अन्य जो जरूरतें होंगे उसमें इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो ये चीज, इस चीज पर गौर फरमाया जाता है। और जिस क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को कम करना चाहता है, वहां पर ऋण मार्जिन बढ़ा देता है। और जहां लगता है आरबीआई को रुपया वहां पर भर भर के आ गया है, तो वहां पर बैंक को कह देगा एक काम करो तुम लोग, कोई 10 लाख का अपना कागजात ला रहा है तो तुम उसको केवल 5 लाख दो, सारा एकदम मार्जिन बना दो अच्छे से। तो फिर क्या होगा भैया, जब उसको कम रुपए मिल रहे होंगे तो कहां से वो एक्स्ट्रा खर्च कर पाएगा, वो अपने ही खर्चे के बारे में सोचता रह जाएगा, विकास और रोजगार में तो वो लगा ही नहीं पाएगा फिर। ओके, जितना जहां जरूरत होगा उतने में ही निपटा देगा उस रुपए को। तो ये होता है सीमांत आवश्यकता, मार्जिन रिक्वायरमेंट का मेन काम। अब चलते हैं तरलता या चल निधि समायोजन सुविधा। ये क्या होता है, ये जो होता है दैनिक आधार पर तरलता प्रबंधन करने से संबंधित होता है। इसको सिंपल बस एक ही चीज से समझिए, चल निधि से, जैसे कि चल आपको दिख जाए, यानी कि प्रतिदिन वो चल रहा है। सिंपल वर्ड से समझिए, प्रतिदिन चल रहा है, यानी कि दैनिक आधार पर चेक किया जाता है कितनी महंगाई हो रही है, कितना रुपए में गिरावट हो रहा है, कितना रुपया चढ़ रहा है, सब देखा जा रहा होता है। तरलता पर प्रतिदिन मार्केट वैल्यू को देखकर ध्यान में रख के चेक किया जा रहा होता है इसमें। ओके, इसमें अहम बिंदु दैनिक आधार ही होता है, तरलता प्रबंधन करने से संबंधित होता है। इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे आप, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के नाम से जाना जाता है, लैफ इसे बोला जाता है। ओके, अब बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु गठित नरसिम्हन समिति। ओके, अक्सर एक क्वेश्चन पूछ लेता है, बैंकिंग क्षेत्र के सुधार के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी, नरसिम्हन समिति की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। नरसिम्हन समिति, ऐसे ही बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट होते हैं प्री के लिए, मेंस के लिए, मैं आपको बताता चलूंगा, तो पूरे वीडियो के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। नरसिम्हन समिति की अनुशंसाओं के आधार पर वर्ष 2000 में तरलता समायोजन सुविधा को अपनाया गया था। सन भी याद रख लीजिएगा। तरलता समायोजन जो सुविधा होती है, ओके, ये क्या होता है, ये मौद्रिक नीति का एक प्रमुख अस्त्र की तरह काम कर रहा होता है, जिसकी मदद से भारतीय रिजर्व बैंक को वित्तीय बाजार की अलग अलग दशाओं में
अल्पकालीन तरलता के बहाव को, ध्यान दीजिएगा अल्पकालीन की बात यहां पर कर रहा है, दीर्घकालीन नहीं। अल्पकाल के लिए जो दिक्कतें आ जाती हैं, जो तरलता में दिक्कतें आ रही हो, उतार चढ़ाव हो रहा है, तो उसको नियमित और रेगुलेट कर रहा होगा, नियंत्रित कर रहा होगा, उसको कंट्रोल बना रहा होगा। इसको करने में सहायता मिलती है। समझ गए ये चीज? कितना आसान होता है समझना इसको। तरलता समायोजन सुविधा की मदद से रिजर्व बैंक दैनिक आधार पर बाजार तरलता का प्रबंधन करने में सफल होता है, कि प्रतिदिन वो इस चीज पर ध्यान रखे रहता है। ओके, नेक्स्ट है तरलता समायोजन सुविधा का कार्य जो होता है रेपो दर और रिवर्स रेपो दर। मात्रात्मक में मैंने बताया था उपकरण वाले में, अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाकर के उसे चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। रेपो दर, रिवर्स रेपो दर बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है। रेपो दर तथा रिवर्स रेपो दर के माध्यम से होता है। तो ये जो तरलता समायोजन सुविधा का कार्य होता है, ये भी स्टार लगा दीजिएगा, लगाइएगा जरूर स्टार इस पर। इसका कार्य जो होता है रेपो दर और रिवर्स रेपो दर के माध्यम से किया जा रहा होता है। तो आज बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सीमांत स्थायी सुविधा, उसके लिए वेट करिएगा वरना क्लास काफी लंबी हो जाएगी। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।